इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो समझ में आ गया था, देख लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उसमें? ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब जो नेक्स्ट दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक तो फ्लक्स, फिर फैराडे लॉज, ये फर्स्ट था, और उसके बाद फिर हमने मोशनल ईएमएफ हमने डिस्कस किया, और मोशनल ईएमएफ उसी में फिर रोटेशनल ईएमएफ, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन ये फर्स्ट है, और सेकेंड है म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले सेल्फ इंडक्शन करते हैं, बाद में म्यूचुअल इंडक्शन। तो लिख लो, फर्स्ट हेडिंग है सेल्फ इंडक्शन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ध्यान से सुनना, सेल्फ इंडक्शन जैसा नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लेते हैं कोई कंडक्टिंग लूप है, इट इज अ कंडक्टिंग लूप, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, लेट्स से करंट आई, और आई करंट इन कंडक्टिंग लूप। और लेट I is increasing with time। एक सिचुएशन कंसिडर करी है हमने कि I इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। यदि करंट I फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग लूप में और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो इनसाइड क्लोज कंडक्टिंग लूप जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वायर, वो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा? जल्दी बोलो। आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड होगा, ठीक है। तो इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, sorry, it is a direction of magnetic field. It is a direction of magnetic field inside conducting loop. Magnetic field B. B is the self-magnetic field. बहुत ध्यान सुनना, सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेल्फ करंट, सेल्फ करंट I, राइट। अब यदि I कांस्टेंट है तो इनसाइड क्लोज कंडक्टिंग लूप जो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी। मतलब सेंटर पे जो वैल्यू होगी वही रहेगी हमेशा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमेशा रहेगी, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही हमेशा वैल्यू रहेगी। इफ I इज कांस्टेंट, यस और नो? यस यस। अच्छा, if I is changing, then self-magnetic field will also change. If self-current I is changing, then self-magnetic field
B will also change. इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, यदि सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सेल्फ फ्लक्स भी चेंज होगा। तो phi s is the self flux, self flux, self flux। सर ये जो करंट है सर, ये इंड्यूस्ड करंट है या फिर एक्सटर्नल है? जो भी करंट है, नेट करंट है। ओके सर, ओके। हाँ, अब यहाँ पे phi s सेल्फ फ्लक्स है, तो यदि ये वाला ट्रू है तो सेल्फ फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज। सेल्फ फ्लक्स phi s will also change। ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। और यदि फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या होगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डेवलप्ड। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ will be developed। पहले चेक करो ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। सोच लो फिर बताओ। phi s है। phi s सेल्फ फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया है, ES से रिप्रेजेंट किया है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा d phi सेल्फ बाई dt, और माइनस साइन हम लगाते हैं क्योंकि कैसा नेचर होता है? अपोजिंग नेचर होता है। याद आया नहीं आया? ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जल्दी सोच लो। ऐसे तो डिफाइन किया था d phi बाई dt मैग्नीट्यूड, और माइनस साइन लेंज लॉ क्योंकि अपोजिंग नेचर होता है। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, तो यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अच्छा, अब जो सेल्फ फ्लक्स है वो सेल्फ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ करंट है, क्योंकि इसी की वजह से सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुई है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेल्फ फ्लक्स डेवलप हुआ है। मतलब सेल्फ फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सेल्फ करंट I इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? So for self flux is directly proportional to self current। तो यहां से इस पॉइंट को और सिंप्लीफाई करूं तो phi इज इक्वल टू L इंटू I, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट known as self inductance। और सिंपली इंडक्टेंस। जल्दी कॉपी करो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो यहां से d phi s by dt इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस L di by dt। It will be the self-induced EMF।
जल्दी कॉपी करो। कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बोल दो। अच्छा, दूसरी बात, एल को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस, एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टिंग लूप। कंडक्टर, जैसे आपका रेजिस्टेंस ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता था, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ना तो करंट पे डिपेंड करेगा, ना मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। इस SI यूनिट इज हेनरी। कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स SI यूनिट इज हेनरी और कैपिटल H से रिप्रेजेंट। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। बात क्या लिखा है? कौन सा वाला? तो एल ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर, इट्स SI यूनिट इज हेनरी। HENRY कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अपोजिंग नेचर ऑफ फ्लक्स। अपोजिंग, याद है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ। अपोजिंग ऑफ फ्लक्स। तो आप सिंपली क्या निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और डायरेक्शन पोलरिटी कैसे डिसाइड कर लेंगे? वो पता है कि आपको नहीं पता है? याद है? di/dt मैग्नीट्यूड। अच्छा, if I is increasing with time, then di/dt क्या लेंगे? जल्दी बोलो। पॉजिटिव। यस और नो? Yes, sir. If I is decreasing with time, then di/dt will be negative। मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट तो नेगेटिव, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट तो पॉजिटिव। बाकी मैग्नीट्यूड ऐसे डिसाइड करेंगे एंड पोलरिटी विल बी डिसाइडेड यूजिंग लेंज लॉ। पोलरिटी विल डिसाइडेड polarity will be decided using Lenz law। जल्दी बोलो। पूरा सेल्फ इंडक्टेंस मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है, जल्दी देख लो। जैसे इस सिचुएशन की बात करें तो इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप में डेवलप होगा, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? ऊपर साइड या नीचे साइड? यदि यहां बात करूं, नीचे साइड। नीचे साइड होगा इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डेवलप होगी, तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि फ्लक्स अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिकॉज मैंने एज्यूम किया सिचुएशन I इज इंक्रीजिंग। सोच लो, सारे पॉइंट क्लियर हैं? Yes, sir. Yes. एवरीवन?
सर लूप किसी point- लूप के अंदर नेट करंट तो कांस्टेंट रहेगा ना? लूप के अंदर नेट करंट कांस्टेंट रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि आई के टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा फंक्शन है, वो डिपेंड करेगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। ओके सर। सर एक बार पोलैरिटी बता दीजिए इसकी। बेटा यदि बैटरी ऐसे डेवलप हो जाती, इसमें मैंने ऐसे पोलैरिटी नीचे पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पोलैरिटी की वजह से ऐसे करंट फ्लो होगा। ये वाली बैटरी ऐसे करंट फ्लो करेगी, और यदि ऐसे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो इस बैटरी की वजह से डेवलप हुआ होगा, वो कहाँ डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा ना, बाहर आने वाली को। यस सर, यस सर। तो वही तो अपोजिंग नेचर है फ्लक्स का। अभी आई बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है बाहर की तरफ, तो बी को कम करेगा ना। बी को कम कैसे करेगा? जब करंट ऐसे फ्लो कराएगा ये। अच्छा सर, समझ गए। समझ में आया नहीं आया? जल्दी सोच लो अच्छे से। यस सर। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन क्या है कि सेल्फ करंट की वजह से सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और यदि सेल्फ करंट चेंज हो रहा है तो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेल्फ फ्लक्स चेंज होगा, और सेल्फ फ्लक्स चेंज होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ Yes. से एक टर्म और डिफाइन हुआ कि जो फ्लक्स है वो सेल्फ करंट की वजह से आया है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको जैसे वहां पर रेजिस्टेंस, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो R आया था आपका, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आया? L आया। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस। और ये किस पर डिपेंड करता है? ओनली ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ये करंट वरेंट मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इट्स SI यूनिट इज हेनरी। मिटा दूं? कॉपी कर लिया है तो? मिटा दो बेटा। Yes. अच्छा, अब इसी में तो चलो सेल्फ इंडक्टेंस हमने देखा, वो कैपिटल एल की वैल्यू आई, और कैपिटल एल कैलकुलेट कैसे करना है जरा उस पर वर्क कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल, ठीक है? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में शुरू करते हैं। एग्जाम्पल मान लो या केस मान लो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड आपको याद होगा, ये आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक? और इसका
स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एल है टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और स्मॉल आर है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। सारे पैरामीटर क्लियर है? यस सर। अब जरा समझना, जैसा हमने बोल चुके हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस सेल है, सेल्फ इंडक्टेंस करंट वरेंट पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ आपको कुछ अलग से कुछ दिया नहीं जाएगा, सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट I is the current, तो करंट यदि I फ्लो हो रहा है, चलो मान लेते हैं करंट I फ्लो हो गया, यही क्या है? सेल्फ करंट, राइट। करंट I फ्लो हुआ, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई हम दिखा चुके हैं, याद आया नहीं आया? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना, यही तो कैलकुलेट किया था हमने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ये है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यदि सेल्फ फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B इनटू एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर है, तो ये पाई आर स्क्वायर तो एक टर्न का हुआ, एरिया ऑफ वन टर्न। ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, एक चीज है, एरिया ऑफ वन टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न है? स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न, यानी यूनिट लेंथ है, टोटल लेंथ एल है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न। सर थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं? एरिया ऑफ वन टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो ये आपका टोटल सेल्फ फ्लक्स होगा। यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, कुछ तो बोलो, यस नो। यस सर, यस सर। यस सर। सही सर। किसको? अच्छा, तो यहां से B का वैल्यू रख देते हैं, तो फाई एस इज इक्वल टू B आपका म्यू नॉट एन आई, और ये पाई आर स्क्वायर एन इंटू एल, यहां से फाई एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, एन स्क्वायर हो गया ना, एक एन यहां से आया, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, देख लेना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई, इक्वेशन फर्स्ट। और जो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ फ्लक्स था वो इज इक्वल टू एल आई, यही तो स्टैंडर्ड था ना। यस सर। Yes, sir. तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो एल का वैल्यू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। इसको और थोड़ा ठीक से लिखना चाहो तो लिख लो, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। एग्री और नॉट? तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हो गया? सॉलिड देखो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे।
सोच लो, समझ लो और फिर बताओ जल्दी से मुझे। सर क्वेश्चन अगर बोले कैलकुलेट इंडक्टेंस तो इसका मतलब एल निकालने के लिए बोल रहे हैं। हैं एल निकालने के लिए, बिल्कुल। और ईएमएफ निकालने के लिए कब बोलेगा? अरे जब बोले क्वेश्चन में तब निकालो। उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेगा कि ईएमएफ बोलेगा प्रॉपर? ईएमएफ बोलेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्लियर है? एग्जाम्पल फर्स्ट। सर वो आपने Yes. क्या लिखा है, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर के बाद क्या लिखा है? कैपिटल वी वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल को मैंने कैपिटल वी लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा ओके सर, ओके। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हो जाती है। होता है, वो आगे आएगा जब प्रॉपर्टीज ऑफ वो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उस सब चीज को, अभी उसकी जरूरत नहीं है। फिर उसी में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी पढ़ेंगे। हाँ सारा वहीं पढ़ेंगे, ओके सर। वो अलग ही चैप्टर है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर? बता दो कुछ तो Yes. बोलो। Yes, sir. चलो अब जैसे आपको याद होगा कैपेसिटर होता था, तो कैपेसिटर में कैपेसिटिव एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती थी। यहाँ पर इंडक्टर जो है, इंडक्टर क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली इंडक्टर इज अ मैग्नेटिक डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। मैग्नेटिक एनर्जी stored in inductor right? तो जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा वो इनसाइड इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड मैग्नेट इनसाइड इंडक्टर इन द फॉर्म of magnetic field same as similar to the capacitor, similar to the capacitor। कुछ याद आया कैपेसिटर में? यस सर। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो यहां से जो इंडक्टर एनर्जी होता है 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। अच्छा मैं 2 मिनट देता हूँ, एक बार कोशिश करो, ये ड्राइव कर सकते हो नहीं ड्राइव कर सकते हो? कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी मैंने ड्राइव करी थी, एक बार कोशिश करो, जरा ट्राई तो करो, देखता हूँ कि ड्राइव कर पाते हो नहीं कर पाते। एक बार ट्राई करो जल्दी से। सर क्या कह रहे हैं? ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, एक बार ट्राई करो।
कैसे आया है? देखो, जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी होता है कि नहीं? माइनस होता है कि नहीं? अरे वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यार, ठीक है, मैग्नीट्यूड। पोलरिटी वगैरह तो हम देख ही लेंगे ना जब सर्किट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो डिफरेंशियल वर्क डन होगा वो E इंटू डी क्यू होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और डी क्यू को क्या लिख सकता हूं? आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू को लिख सकता हूं मैं आई डी टी। यस सर। तो डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी। सही लिखा है? डी टी से डी टी गया, आ गया सर, अब इंटीग्रेट कर। बस और क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार। तो एल आई डी टी और इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा, और वो एल हाफ आई स्क्वायर, और यही सर किसके एल फॉर्म में आई स्टोर डी हो आई जाए? होगा ना? हाँ, डी आई, और 0 से आई, तो 1/2 एल आई स्क्वायर, इट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। कॉपी कर लो फटाफट। सर क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। सर आपसे एक बोलो। रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो जरूर अपलोड कर दीजिएगा आज का। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू। एनर्जी स्टोर्ड क्लियर है? मिटा दो, कॉपी कर लिया है? यस सर। समझ में आ गया है? सर एक मिनट, यस सर। हटा दीजिए सर। अच्छा, इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका था U इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। अच्छा, सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर क्या होता है यहाँ पर लिख लो, और सोलेनॉइड। इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड एक ही बात है। अच्छा, सोलेनॉइड का इंडक्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था, जरा वो बताओ कितना था? म्यू नॉट एन एल स्क्वायर स्क्वायर वी। वी। पाई आर स्क्वायर एल, ये था। यस सर। अच्छा,
यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करें, ध्यान देना। अरेंजमेंट मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो u इज इक्वल टू 1/2 L की जगह लिख देता हूँ म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर L और ये I स्क्वायर। चलो, और यदि मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और डिवीजन में म्यू नॉट। कोई दिक्कत? इसको और अरेंजमेंट करूं तो u इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बी जो है वो है म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। सोचते जाना, बैठे बड़े बड़े शांत हो जाते हो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। सोलेनॉइड, अच्छा। और यहाँ पे इसको u इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और इसको b ए वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड यहां से u बाई बी करूं तो इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये क्या हो जाएगा? एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। याद है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी हमने? यस सर। वैसे तो ये भी है मैग्नेटिक हाफ ई स्क्वायर बी। ई नॉट है ना? हाँ तो अब यार तो वहां पर हाफ एप्लाइन नॉट ई स्क्वायर था, यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, क्या दिक्कत है? प्रोसेस वही है। यस, मैं तो बता रहा हूँ कि वो ऐसे ही निकाली थी, प्रोसेस तो वही है ना। अब यहाँ ये आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अब यहाँ पर ये एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोलेनॉइड के लिए वैलिड, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम लेके डिफरेंशियल वॉल्यूम में निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में निकालनी है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल everywhere where magnetic field is present. This result is valid everywhere where magnetic field, everywhere magnetic field is present, everywhere where magnetic field is present, where magnetic field is present. कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो जल्दी, सोच लो, समझ लो, फिर बोलो। ऐसा नहीं कि सॉलिड के लिए लेके ड्राइव किया है तो उसके लिए है, किसी के लिए भी वैलिड है, कहीं जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी की वजह से हो। बेटा समझ में आया? यस सर। कॉपी कर लो तो मैं बताऊं। ये फॉर्मूले तो आपको एनर्जी वाले याद ही रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला ये टोटल एनर्जी का है, ये है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये दो फॉर्मूला तो याद कर ही लेना। बाकी इससे पहले इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते कैसे हैं वो मैंने समझा चुका हूं
कि तरीका क्या है, वो तरीका समझाया था। यहाँ पर सोलेनोइड का कैलकुलेट किया था। तरीका अप्रोच यही है कि हम करंट मान लेंगे, उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे तो सेल्फ फ्लक्स मिलेगा, और सेल्फ फ्लक्स को कंपेयर करेंगे फाई इज इक्वल टू एल आई से। तो जो कंपेयर करके करेंगे तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एल कैलकुलेट कर लेंगे, या सेल्फ इंडक्टेंस हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टर का तो वैल्यू हमारे पास निकाल चुके हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है, जिसको याद रहता है बेटर है, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो याद होना चाहिए, क्योंकि अलग सिचुएशन में भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है। सर ये जो फर्स्ट और लास्ट फॉर्मूले हैं ये सबके लिए वैलिड और बाकी बस सोलेनोइड के लिए? ये इंडक्टेंस, ये सिर्फ ये वाला इंडक्टेंस सोलेनोइड के लिए, बाकी ये फॉर्मूला, ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है, ये पर यूनिट ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी का, कहीं के लिए भी प्रेजेंट है, मतलब कहीं जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां हर जगह एप्लीकेबल है। यस, ओके। मतलब इस रूम में यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो ये जो आएगा ये मिलेगा इस रूम में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक एनर्जी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रूम। बात समझ आई मेरी बात? यस सर। हाँ, बता दूं? नेक्स्ट जरा एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ एन सोलेनोइड। फॉर्मूला मत रखना, आप प्रोसेस फॉलो करना। कैलकुलेट इंडक्टेंस of solenoid 300 turns, containing 300 turns. If the length of solenoid is 25 centimeter, if length of solenoid is 25 centimeter and cross section area A is equal to 4 centimeter square, 4 centimeter square. B पार्ट है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ induced EMF if di by dt is equal to 50 ampere per second. सॉल्व करो जल्दी से।
एग्जाम्पल सेकेंड है फाइंड इंडक्टेंस if it stores 1 kilowatt hour energy. In coil of current 200 ampere. पहला वाला बताओ जल्दी से। So 1.81 into 10 to the power minus 4. क्या करना है? L is equal to म्यू नॉट, क्या था, n स्क्वायर और वॉल्यूम मतलब L इंटू A, यही बस वैल्यू पुट कर देना है, बताओ क्या करना है कि नहीं? बेटा समझ में आया? अरे बोलो। यस सर यस। यस सर। हाँ वैल्यू तो पुट करना है, और करना क्या है? बी पार्ट क्या था? तो बी पार्ट में आपको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो एल डी आई बाई डी टी। एल आई चुका है, डी आई बाई डी टी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। ये वाला बताओ सर 180 हेनरी। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यस सर। 1 किलोवाट आवर, तो इसका एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 एल आई स्क्वायर 200 स्क्वायर, और एल हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना। हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कुछ सर एक बार एल की वैल्यू बता दीजिए क्या है? एल का वैल्यू जो आ रहा है मैं देख लेता हूँ। तो 3.5 पर क्या आ रहा है क्या? यार पता नहीं कहाँ है वो, मेरे पास आंसर नहीं है, चेक कर लेना आप। नहीं है मेरे पास। सर मैंने दूसरा मेथड यूज किया है इसलिए पूछ रहा था, उससे आंसर आ रहा है सर 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। So 1.81 into 10 to the power minus 4 आ रहा है। मेरे पास नहीं है आंसर, ठीक है ना? तो क्या दिक्कत है? एनर्जी का फॉर्मूला यही तो था, कोई कंफ्यूजन है? बस बताओ। और तुमने कौन सा वाला मेथड और कौन सा मेथड यूज किया बताओ? सर पहले बी निकाला म्यू नॉट एन आई से, फिर उसके बाद फ्लक्स निकाला, फिर सर उससे ईएमएफ निकाला, और सर ईएमएफ के बाद ई इक्वल्स टू माइनस एल। कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हो? कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हो? सर ए वाले की। एग्जाम्पल 1 का ए पार्ट। यस सर। हाँ तो फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा यार। हाँ सर मेरे 12 म्यू नॉट आ रहा था सर फाइनल एक्सप्रेशन मेरा। अब चेक कर लेना, बाकी यही है आंसर, 100% यही है। सर एक बार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन रीड कर देंगे? दिख नहीं रहा। सेकंड का सॉल्यूशन भाई, एनर्जी गिवन है हमें, तो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 एल आई स्क्वायर होता है ना। कितना गिवन एनर्जी? 1 किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके सर, ओके। आगे बढ़ जाए सर एक सेकंड।
बेटा समझ में आ गया है? कोई कंफ्यूजन देख लो जल्दी से जो अभी बताया मैंने। यस सर। अच्छा, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था रेजिस्टेंस वाला पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इंडक्टर लेके सारी चीजें एनालाइज करी है। वहां रेजिस्टेंस लेके कर रहे थे, सॉरी कैपेसिटर लेके भी किया था, कैपेसिटर लेके किया था, यहाँ इंडक्टर लेके किया है। अब जैसे वहां पर कैपेसिटर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो सारा था, ऐसे ही यहाँ पर इंडक्टर का भी। तो अब वहां पर आरसी सर्किट पढ़े थे, यहाँ पर एलआर सर्किट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलआर सर्किट, एलआर सर्किट, सॉरी हाँ एलआर सर्किट। सर्किट ठीक, मतलब इंडक्टर रजिस्टर सर्किट। इसमें से फर्स्ट है करंट ग्रोथ सर्किट। वहां पर था क्या? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसी से मिलता जुलता है यहाँ पर करंट ग्रोथ सर्किट। फिर सेकेंड है करंट डीके सर्किट, डीके। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चल, तो करंट ग्रोथ सर्किट बेटा ये लिख लेना, फिर करंट ग्रोथ सर्किट, ये नीचे करंट डीके सर्किट। देखो ध्यान देना, बेसिक चीजें हैं, प्रोसेस पे ध्यान देना, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे वहां पर भी मैंने यही चीज बोली थी जब आरसी सर्किट हम सॉल्व कर रहे थे, तो आप प्रोसेस समझो, क्योंकि सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशन, सारे रूल पढ़ चुके हो आप। आपको सर्किट सॉल्व करना है तो बेसिक डेफिनेशन वगैरह याद रखो बस, बाकी सॉल्यूशन तो सर्किट पर डिपेंड करेगा, तो रटा नहीं जा सकता इसको। कुछ बेसिक रिजल्ट है वो बेसिक रिजल्ट रख सकते हो, बाकी तो आपको सॉल्व ही करने हैं। तो करंट ग्रोथ सर्किट, जैसे मेरे पास ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे वहां पर आरसी सर्किट थे, और ये स्विच है, और ये बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल लेट्स से V है, इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, सबका यूजुअल मीनिंग है इनिशियली देयर वाज नो मैग्नेटिक एनर्जी। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, इंडक्टर में कोई भी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं थी, और स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। जो हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, देयर इज नो मैग्नेटिक एनर्जी, नो मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर एट t इक्वल टू 0, मतलब कोई एनर्जी नहीं थी। जैसे हमने क्या किया, स्विच क्लोज किया, वैसे ही सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दैट। जल्दी बोलो। तो लेट t इज इक्वल टू टी पे करंट आई फ्लो कर रहा है, मैंने t इक्वल टू टी पे सिचुएशन बना ली और करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इंडक्टर, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि वो अपने चेंज को क्या करता है भाई, जैसे पहले तो कोई फ्लक्स नहीं था ना, ठीक है, इंडक्टर में कोई फ्लक्स था नहीं, क्योंकि करंट था नहीं t इक्वल टू 0 से पहले। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट फ्लो होने की वजह से इंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। इंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और इंडक्टर के अंदर ये सेल्फ करंट ही है, वो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्टर के अंदर
मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, पहले फ्लक्स नहीं था, करंट की वजह से फ्लक्स डेवलप होना शुरू हुआ, ये डेवलप हुआ तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ। और उसका नेचर क्या होता है, चेंज को अपोज करता है। तो चेंज को अपोज करता है, तो अपोज करने के लिए फिर ऐसा एक इंड्यूस बैटरी डेवलप हो गई होगी, और उसका इंड्यूस कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। ये पोलरिटी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। पोलरिटी समझ में आई, जल्दी बोलो। पोलरिटी समझ में आई। Yes, इसमें sir. क्यों? Yes, क्योंकि sir. ये ऐसे पहले तो फ्लक्स था नहीं, ये तक जब करंट अगर जाने लगा तो वो फ्लक्स को तो अपोज करेगा ना बढ़ते हुए, तो ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगा। भाई ऐसे करंट में यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसे करंट में फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, लेंथ लॉ से ही आता है, अपने चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। एग्री और नॉट? बस इसके आगे की कहानी प्योर मैथमेटिकल है। इसके आगे की कहानी जैसा इन कैपेसिटर में करते रहते हैं आप, वैसे ही करते जाना है। अब पहले करंट था नहीं, तो करंट क्या होगा, सर्किट में बढ़ेगा। करंट सर्किट में क्या होगा, बढ़ेगा ना। पहले तो जीरो था ना, जैसे जैसे टाइम होगा। अच्छा, तो यहाँ से केवीएल अप्लाई करो तो प्लस वी माइनस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूं। ये बैटरी की पोलरिटी ऐसे क्यों लगाई, वो बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाकी फिर केवीएल माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0। यहां से डी आई अपॉन वी माइनस आई आर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन चेक कर देना, 1 बाई एल इंटू डी टी। इंटीग्रेट, जब टाइम 0 था तो करंट 0 था, जब टाइम t तो करंट आई। 1 बाई माइनस आर बाहर आ गया, एल एन फाइनल लिमिट एक साथ रख देता हूं, फाइनल लिमिट आई है तो v माइनस आई आर, इनिशियल लिमिट 0 है तो डी v इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू टी। तो यहां से एल एन v माइनस आई आर डिवाइड बाई v इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लें तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू v बाई आर 1 माइनस e टू द पावर r बाई एल इंटू टी। जल्दी बोलो सर। हाँ जल्दी बोलो सर सर करंट में इंक्रीज की वजह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर। अब यहाँ से तो ये भी पूछ सकता था, बताओ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिखवाए नहीं है, जो भी फाइंड कर सकते हैं सारे करते जाते हैं। करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एग्री और नॉट? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। अच्छा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखूंगा, तो देखो जरा करंट कितना आ रहा है, जरा चेक करो रख के। 0। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखूंगा, देखो जरा करंट कितना आ रहा है। अरे बोलते जाओ यार कुछ तो। v बाई आर आ रहा है, मतलब ये मैक्सिमम करंट है जब टाइम कब से, वेरी लॉन्ग टाइम के बाद। यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, तो पहले करंट 0 है, और जब टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तब मैक्सिमम करंट होगा, और वो मैक्सिमम करंट v बाई आर के बराबर होगा। तो क्या ये करंट ग्रोथ सर्किट हो गया, बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली? जल्दी देखो। यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर जब करंट ग्रो होगा तो सर ये जो इंडक्टर होगा इसको अपोज करेगा, इंड्यूस करंट। हाँ तभी तो पोलरिटी ऐसे लगाई है। सर तो सर एक टाइम ऐसा नहीं आ जाएगा जब इसकी और उसकी वो बराबर हो जाएगी सर, मतलब अरे मैग्नीट्यूड में? रुक जा भाई, रुक जा। ये कांस्टेंट हो गया,
तो जब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंडक्टर कांस्टेंट हो जाएगी, तो फ्लक्स इनसाइड इंडक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना? तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो वही तो बोल रहा हूँ, सुनता जा भाई। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट बिकम कांस्टेंट, then magnetic field inside inductor become constant, then flux become constant, then induced EMF become zero। मतलब t tending to infinity पर इंडक्टर कैसा Ideal बिहेव wire। करेगा? Ideal आइडियल wire। वायर। आइडियल वायर। समझ में आई बात? Yes sir। इंडक्टर बिहेव लाइक आइडियल वायर, और t टेंडिंग टू जीरो पे कैसा बिहेव करेगा? जल्दी बोलो। करंट जीरो। शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट नहीं, ओपन Sorry, स्विच। sir, open ओपन, circuit। हाँ समझ गए ना? इंडक्टर, कोई कंफ्यूजन? बिहेव लाइक ओपन स्विच। सोच लो अच्छे से। Yes sir। सर कैपेसिटर में इसका उल्टा था, आरसी में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओपन स्विच। तो वैसे सर्किट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां बना रहे हैं, जगह कम है। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसको आइडियल वायर से प्लेस कर दो, t इक्वल टू जीरो पर इसको हटा दो। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। Yes। राइट। अच्छा, di बाई dt निकालते हैं। di बाई dt का वैल्यू कितना होगा? जरा चेक करो, इसको सॉल्व करो। di बाई dt को निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? di बाई dt हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट जीरो, और वो v बाई आर, और ये सर v माइनस आई आर अपॉन एल नहीं हो जाएगा सर, वो किरचॉफ वाले से? v बाई एल e टू द पावर, नहीं, v बाई एल e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्या डी आई बाई डी टी यही रहेगा? चेक करो, डिफरेंशिएट करो। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। हाँ सर किरचॉफ से नहीं कर सकते हैं अरे किरचॉफ से सर? जहाँ पे आपने सबसे पहली इक्वेशन लिखी वहां पे डी आई बाई डी टी। बिल्कुल कर सकता है बेटा, बिल्कुल। किरचॉफ से आप डी आई बाई डी टी निकालोगे तो आई नहीं पता है ना, आई फिर यहाँ रखना पड़ेगा, तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके सर। आई तो रखना ही पड़ेगा ना हमें। हाँ तो सर। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा हमें बेटा एल डी आई बाई डी, मतलब बी एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? वी ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो बोलो, सेकेंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब कम होता जाएगा ना, और इन्फिनिटी टाइम जब टेंड करेगा तो जीरो हो जाएगा ना। होना भी चाहिए, क्योंकि जब आइडियल वायर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना। यस सर। तो t इक्वल टू जीरो पर तो क्या कितना रहेगा? जल्दी बोलो। मैक्सिमम रहेगा, और वो v के बराबर रहेगा। और जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तब कितना रहेगा? जल्दी बोलो। जीरो रहेगा। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ऐसे बनेगा, और इन्फिनिटी पे जीरो पहुंच जाएगा। जल्दी बोलो। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। सोच लो, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो बेटा। सर इन्फिनिटी पे ये मतलब बता रहा है ना कि वो कांस्टेंट हो गया करंट जो सर्किट में। हाँ, अब आइडियल वायर का मतलब क्या है? आइडियल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है ना बेटा। यस सर। यहाँ मैथमेटिकली दिखा दिया है, यस सर। रख के देख लो। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, हीट जनरेटेड या पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, बोलो आई स्क्वायर आर। आई आ गया, वैल्यू रख लेना, मैं रख नहीं रहा हूं यार। मिल जाएगा बेटा? यस सर। अच्छा, जब टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा
तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तब रेट ऑफ हीट जनरेशन कितना होगा? V बाई आर ना, V स्क्वायर बाई आर। अरे रख लो ना, सब सोच में पड़ जाते हो। आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर, जल्दी बोलो। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जल्दी बोलो। 1/2 L I स्क्वायर, आई मेरे पास है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। Yes, sir. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो ना बेटा। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितना होगा, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सर 1/2 हाफ एल LV वी by स्क्वायर R अपॉन आर square. स्क्वायर। कितना हो जाएगा? L V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। निकाल सकते हो सारी चीजें? यस सर। यस। अच्छा, यहां भी एक टर्म डिफाइन किया गया है, टाउ, टाइम कांस्टेंट। वैसे ही बताओ क्या होगा टाइम कांस्टेंट? Sir, L by E सर आर बाई आर। minus R by R. दोबारा से कुछ मुझे कुछ बताने की जरूरत है? एल बाय आर होगा ना सर? हाँ L by R। एल बाई आर होगा। टाइम के कोफिशिएंट लेना है, उसका नेगेटिव करना है, उसका इनवर्स करना है, दैट वैल्यू विल बी द टाइम कांस्टेंट। करंट ग्रोथ सर्किट समझ में आया? सब कुछ निकाल सकते हो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, जब टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, उस केस में इंडक्टर में जितना एनर्जी स्टोर होना होगा वो हो चुका होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम। जल्दी बोलो। यस। Yes, sir. Yes, sir. जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, उस केस में पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी मस्ट बी इक्वल टू पावर डिलीवर्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन, आइडियल वायर हो गया है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर, तो जितना ये वर्क करेगा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। एग्री और नॉट? यस सर। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आप आसानी से वैसे भी कर सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी, या ऐसे समझो, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस हीट लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है। यस। यस सर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आप निकाल चुके हो। सर इसको थोड़ा राइट की तरफ लिख सकते हैं, शाइन कर रहा है वहाँ पे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। इधर वाला कॉपी होगा तो मिटा दूं, बोलो। Sir, हो गया. नो सर, उधर से नहीं सर, इधर साइड से मिटा दीजिए। ये मिटा दूं? यस सर, मिटा दीजिए। According to energy conservation, work done by battery is equal to energy stored in the inductor plus heat generated across resistance. यस। So work done by battery is equal to 1/2 Li square plus I square R, और I as a function of time पता है? यस सर। इसी से
टाइम में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज इक्वल टू पावर बाय विच एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस पावर बाय विच एनर्जी लॉस्ट बाय रेजिस्टेंस. यस. T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बिकम कांस्टेंट, तो पावर क्या हो जाएगा? 0. 0. यस सर. यस सर. तो T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे du बाई dt, u कांस्टेंट है तो ये 0, मतलब PL 0, तो PB इज इक्वल टू PR. समझे? यस सर, समझ गया सर. कॉपी करो, एक बार देख लो 2 मिनट में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. तो 2 मिनट में सारे लोग रिवाइज करो आज जहां से पढ़ाया है. सर सर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर उसने इंडक्टर का शेप वेप चेंज कर दिया है, फिर कहे सर ये पूरा करें हम लोग, ग्रोथ का निकालें. नहीं, यदि इंडक्टेंस दिया है L तो कुछ भी हो, जब इंडक्टेंस कैलकुलेट कराएगा तब वो शेप वेप बताएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा. हाँ, तब ऐसे करेंगे जैसा वो बोले. सर तो पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे. बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे इक्वेट करोगे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगा ना, शेप चाहे चेंज हो या ना हो. नहीं रहेगा सेम सर. एल चेंज हो जाएगा ना फिर पूरा. हाँ ठीक है ना. तो वो बेसिक प्रोसेस जो इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, वहां से प्रोसेस करोगे उसको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैंने बोला समझ में आया? सर अगर ये समझिए सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें सब कुछ हो गया, इसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली. अब इसको मैंने स्ट्रेच करके एक स्ट्रेट वायर बना दिया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा. बिल्कुल लॉस हो जाएगा. अच्छा. बेटा देख लो जहां से शुरू किया था हमने, जल्दी देखो फिर मैं आगे बढ़ूं. आज के जुलाई अगस्त है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. हमारा सिलेबस ज्यादा फास्ट हो गया क्या यार? नहीं सर. नहीं सर, सही है. वैसे सर अच्छा ही तो है, फिलहाल तो टाइम जल्दी हो जाएगा तो 11 की कुछ कॉन्सेप्ट्स करा दीजिएगा सर. यस सर, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा. ठीक. सर वो जो जनवरी वाले JENs होते थे वो जनवरी में ही होंगे कि आगे शिफ्ट हो जाएंगे? अभी यार कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, मुझे लग रहा है जनवरी में ही होंगे. शिफ्ट नहीं करेंगे. नहीं तो फिर अगले सेशन को थोड़ा ना वो डिस्टर्ब करेंगे. ये सेशन तो डिस्टर्ब हो ही गया है. सर. वैक्सीन भी नहीं बन गई. करेंगे. हाँ, यदि सिचुएशन सब कंट्रोल में रही, सारा कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे. वो तो बिल्कुल सब टाइम से होगा. सर ये चैप्टर खत्म हो गया? इसमें एक ये
सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर सब चल रहा है अभी तक, उसमें एलआर सर्किट चल रहा है, जिसमें से करंट ग्रोथ सर्किट हो गया है। अब करंट डीके सर्किट है, करंट डीके सर्किट के बाद सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो गया, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस और करना है। फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर में सिर्फ क्या बचा है, सेल्फ इंडक्टेंस में एलआर सर्किट के अंदर दूसरा पार्ट बचा है करंट डीके सर्किट, और फिर बचा है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर सेल्फ मतलब इंडक्टेंस वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? सर एक और होता है एलसीआर सर्किट। है एलसीआर सर्किट भी तो होता है। एलसीआर सर्किट यहाँ पर नहीं है, वो एसी में है बेटा। अच्छा ओके सर। हाँ सर उसका ग्रोथ डाउट डीके कब भी लेंगे? है डाउट कब लेंगे? सैटरडे, सैटरडे को, ठीक है सर। किसके कल नहीं सर? परसों, परसों परसों। सर किसके? मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिज्म के इंडक्शन से पहले वाले, इंडक्शन से पहले जो दो चैप्टर बताए थे ना, वो एच वर्मा से। वो इसलिए क्योंकि एच वर्मा सबके पास है, कॉमन है, नहीं तो फिर सीरियसली नहीं लेते। तो एच वर्मा कंप्लीट कर लो, उसके बाद टाइम मिलेगा, फिर तुमने कहीं और से किया है तो बता देना, फिर वो डिस्कस कर लेंगे। चलो हो गया, आगे बढ़े। सर इसमें एलसी सर्किट भी कराएंगे आप इसके बाद, एलआर के बाद? एलआर ही है, एलसी नहीं है इसमें। ओके सर। एलआर सर्किट ही है बस, जैसे वहां पर आरसी सर्किट था करंट मिक्सिटी में, कैपेसिटर में। यस तो यहाँ इंडक्टर में यहाँ पर एलआर सर्किट ही है बस। ठीक है, करंट डीके सर्किट सेकेंड है एलआर में ही। Switch was connected with one, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। Switch was connected with one, दिख रहा है one, for long time, for long time when t is less than 0. Switch is shifted, अच्छा इसका मतलब क्या है, I will be maximum which is equal to कितना, V by R। सर मतलब स्टोर हो गया ना एनर्जी उसमें? हाँ, बस जितना होना था हो गया। अच्छा, स्विच वॉज शिफ्टेड, ये बात समझ में आ गई। स्विच
is shifted at equal to 0 from 1 to 2। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो 1 से 2 में कर दिया तो ये सिचुएशन बन गई। अब लेट्स से करंट, अच्छा सर ये कितने टाइम में हो रहा? अब सुनना, अब यहां पर बैटरी तो ऐसे डेवलप थी, ऐसे डेवलप थी ना? यस सर ऐसे। अच्छा, तो इन पहले जब स्विच शिफ्ट नहीं किया गया था, जब स्विच शिफ्ट कर दिया गया तो ऐसे डेवलप होगी एल डी आई बाई डी टी। जल्दी बोलो, ये एग्री यस सर। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं इस बात का? ये कब की बात कर रहा हूं? सर सेकंड वाले में जब चेंज हो जाएगा सर। एट टी इज इक्वल टू टी, व्हेन स्विच शिफ्ट कर दिया, भाई करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ना, तो मैक्सिमम फ्लक्स था इसका। अब जैसे मैंने 2 में शिफ्ट कर दिया तो क्या करना चाहेगा? उसी फ्लक्स को मेंटेन करना चाहेगा ना। मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहेगा कि जैसा करंट स्विच शिफ्ट करने से पहले फ्लो हो रहा था, यदि वैसे ही करंट फ्लो होता रहे तो वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, नहीं? यस बताओ, पोलरिटी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। या फिर सर ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। नहीं यार, वैसे नहीं बोलेंगे। हाँ, या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो बढ़ेगा कैसे? ऐसे। अच्छा, यदि केवीएल अप्लाई करूं तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है। चलो पहले मैं केवीएल अप्लाई कर देता हूं। तो माइनस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। यहां से आपके पास डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर बाई एल। यहां तक पहुंच गए? कोई दिक्कत है? नो सर। इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये माइनस डी आई बाई डी टी लिखूंगा मैं आई आर बाई एल। बोलो, मैंने माइनस आई बाई डी टी क्यों लिख दिया? आई डी आई बाई डी टी क्यों नहीं लिखा? डिक्रीज हो रहा है सर। टाइम के साथ करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। करंट बढ़ रहा होगा तो डी आई बाई डी टी क्या होगा? पॉजिटिव। और करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव लेंगे। यस सर, वैसे भी डीके सर्किट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? यस। बस फिर आगे कहानी प्योर मैथमेटिक्स है। तो यहां से डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, कैलकुलेशन चेक कर देना, डी टी इंटीग्रेट करें। जब टाइम 0 था तो मैक्सिमम करंट था वो कितना था? V बाई आर। जब टाइम t हो गया, कोई जनरल टाइम, तब करंट आई माना मैंने, ये हो जाएगा एल एन आई अपॉन फाइनल लिमिट होगा इनिशियल लिमिट V बाई आर। चेक करते ना क्या सही लिखा है मैंने? इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी इंटू टी। एक्सपोनेंशियल ले लूं तो I इज इक्वल टू V बाई आर e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। जरा वेरीफाई कर लो, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी रख के। तो ये आ गया करंट I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जल्दी बोलो। सही है सर।
अच्छा, T इक्वल टू 0 रखूं V तो by R. करंट मैक्सिमम आना चाहिए और वो V बाई आर आना चाहिए। जरा देख लो मैथमेटिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर, आ रहा है। और यदि T टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखूं तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई बैटरी तो है नहीं। तो पूरा पूरा जितना एनर्जी स्टोर होगा वो पूरा हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो Zero. जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैथमेटिकली? यदि आई वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा V बाई आर से, और फाइनली T टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो 0 पे टेंड करेगा। ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बोलो ग्राफ। Yes sir. अच्छा, यहां से T इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डी आई बाई डी टी का वैल्यू बताओ। डी आई बाई डी टी माइनस V e की पावर माइनस R L by माइनस V बाई एल, इट इज Minus V by L e की power minus RT by. Yes. ये आया। इंड्यूस्ड पोलैरिटी ये दिखा दी, मैग्नीट्यूड तो ये होता है ना बेटा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो बोलो एल मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी होता है ना, पोलैरिटी तुमने दिखाई कितना होगा, जल्दी बोलो। V e टू दी पावर माइनस R बाई एल इंटू टी। जरा देख लो, T इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होना चाहिए, T इक्वल टू 0 पर E जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वो V होगा, और जब T टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो E जो होगा वो 0 होगा। इंड्यूस ये आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। Yes sir. इधर बताओ। एक मिनट sir. सर। सर मिटा दीजिए। लेफ्ट में मत मिटाइएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमने ये बैटरी का पोटेंशियल भी निकाल लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट भी निकाल लिया। ठीक, यदि मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंडक्टर, तो वर्क डन बाय इंडक्टर इज इक्वल टू हीट लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन। और ये होगा 1/2 एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सर ये आज T इक्वल टू 0 पे है ना? किसी जनरल टाइम टी पे है। ओके सर। नहीं सर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं सर, मतलब किसी जनरल टाइम पे कैसे, मतलब जो आई, समझ गया सर, ठीक है सर। आई तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही है ना। यस सर, यस सर। सिमिलरली पावर रिलीज्ड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू पावर डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस, लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस। यस हो गया सर पूरा। देखिए कोई दिक्कत है, सोच लो अच्छे से। सर
हाँ बोलो। सर मॉड क्यों लिया था di/dt का, एक बार फिर से बता देंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, पोलरिटी तो मैंने दिखा दी इस फिगर में बेटा। सर बस इसीलिए ना? बस। थैंक यू। सर वैसे आपने जब केवीएल अप्लाई किया था तब पॉजिटिव लिया था, तो सर मॉड की जरूरत नहीं है ना फिर। सर वो सपोर्ट ही कर रहा है, आपने पॉजिटिव ले लिया था ना उसमें। हाँ हाँ वो बता, आप मॉड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मॉड होगा फिर बाद में प्लस माइनस डिसाइड कर लूंगा मैं, तो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यस सर। वैसे मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए था मॉड मॉड करके। करंट डिके सर्किट क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर आपने जब स्टार्टिंग में सर आपने जब केवीएल अप्लाई किया था तो वहाँ पे भी सर आपको di/dt को के ऊपर मॉड लगाना था ना? हाँ मॉड लगा देना चाहिए था। आप लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लगा देना चाहिए था। यस सर। समझ में आया नहीं आया? तो करंट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये LR सर्किट समझ में आ गया ठीक से? करंट ग्रोथ एंड करंट डीके सर्किट। यस सर। एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो हमें RL सर्किट है, RL सर्किट रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। RL सर्किट वो सीरीज में ही है स्टैंडर्ड, और इंडक्टर दे रखा है इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, और बैटरी जो जिससे कनेक्टेड है वो पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है di/dt at t equal to 0। सेकेंड पार्ट है di/dt at t is equal to tau, मतलब आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। थर्ड पार्ट है I when t tending to infinity, इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट। स्टेट करंट। क्वेश्चन क्लियर है? सर ये ग्रोथ ऑफ करंट वाली कंडीशन है कि डीके? ग्रोथ वाली है, ग्रोथ है ना, बैटरी लगी है इसलिए। हाँ सर तो यहाँ पे हम मतलब तो डायरेक्ट second part क्या I लिखे के हैं? वैल्यू V/R बता सकते हैं? टाइम को किसका वैल्यू? हाँ एक बार एक्सप्रेशन लिख लेना, सर टी का वैल्यू पुट कर देना।
ताकि एक्सप्रेशन याद हो जाए। अच्छा डी क्या आया था, डी क्या आया था, डी का एक्सप्रेशन? माइनस वी बाई एल। नहीं, वी बाई एल। So v by l e to the power minus r by l t। तो t टेंडेंट टू 0 पर क्या हो जाएगा, v बाई एल। यस सर। और v कितना दे रखा है, 200 बाई 0.5 कितना हो गया ये, 400 एम्पियर पर सेकेंड, है कि नहीं? अच्छा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 400 v बाई एल, इट इज पावर माइनस r बाई एल का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो। तो ये -1 हो जाएगा ना? हाँ सर। डिवाइड बाई ई, नहीं ना, एम्पियर पर सेकेंड, यही होगा मेरे हिसाब से। यस सर, यस सर, यस सर। स्टडी स्टेट में करंट निकालना है। करंट तो क्या एक्सप्रेशन आया था अपना, v बाई आर 1 माइनस e पावर माइनस r बाई एल इंटू टी आया था। और टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और वो v बाई आर के बराबर होगा। और v 200, r 20 कितना हो गया, 10 एम्पियर। सर जैसे कैपेसिटर को t=0 पे एक वायर लेते थे और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट, सर इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा है इसमें, हाँ इसमें उल्टा। बता दो, हाँ बोलो सेकंड बेटा। वाला पार्ट बता दीजिए एक बार। वो बोल रहा है आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, एल बाई आर होता है ना, तो यहाँ पर टाइम की जगह क्या रख दोगे, समझ में आया सेजल? सर यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो तो क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि ग्रोथ हो रहा है डीके हो रहा है? ग्रोथ ही है, ग्रोथ है यार। सर डीके में भी तो बैटरी होती है, बस सर उसमें स्विच नीचे की तरफ हाँ। लगा होता है। ग्रोथ है क्योंकि उसने इनिशियल करंट नहीं बताया, मतलब ग्रोथ ही है। नहीं तो बोलता स्विच में शिफ्ट किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, फिगर बना लो। स्विच है 10, 30, 20। तो ये सर्किट है, फाइंड I across each resistance। Each resistance at फर्स्ट पार्ट है t इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थर्ड पार्ट है immediately after
after switch is opened. After long time, after switch is reopened. क्वेश्चन समझ लो, ये सर्किट दिख रहा है बिल्कुल ठीक से, सर्किट दिख रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, करंट निकालना है क्रॉस ईच रेजिस्टेंस एट इक्वल टू 0, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर क्या करना है, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद स्विच को जस्ट रीओपन कर देना है, तो इमीडिएटली आफ्टर स्विच रीओपन, तब क्या करंट होंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज रीओपन, तब करंट क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? से थर्ड वाला फोर्थ वाला एक बार बताइए। ये वाले पार्ट होने के बाद फिर इनको करना है, तो ये हो गया, फिर स्विच को ओपन कर दो, तो इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज ओपन रीओपन। रीओपन का मतलब क्या हुआ? अरे मतलब क्या होता है रीओपन का मतलब, इसको ओपन कर दिया, बस खत्म। रीओपन मतलब क्या है और क्या? सब सर्किट को एनालाइज करो। सर तो मतलब कि मतलब जब एकदम लॉन्ग टाइम के बाद उसके बाद स्विच को ओपन करेंगे ना इमीडिएटली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टाइम के बाद ही करोगे। अच्छा ओके सर, समझे? फिर आफ्टर लॉन्ग डीके वाला सीन है ना सर ये, मतलब 3 और हाँ 4 सर। डीके वाला वो डीके वाला सीन है ना सर, मतलब अब वो सोचना आप, सिर्फ आखिरी वाला डीके वाला होगा। ये भी डीके वाला है, ये भी डीके वाला है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? यस तो सर। इस बार ये अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? और इसी को आगे बढ़ाते हैं। सर हाँ। सर इफेक्टिव इंडक्टेंस जैसा कुछ होता है? होता है, आगे देखेंगे, जैसा रेजिस्टेंस का होता है सिमिलर उसके लिए होता है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था एचसी वर्मा में, बोला है हाँ। कि एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड डाल दिया तो हाँ। करंट में कितना चेंजेस आएगा, वो कैसे निकालेंगे? वो म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी पढ़ा नहीं है हमने। ओके सर। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है? Yes. चलो इसको करके आना, डिस्कस करते हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।